नमस्कार सभी को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सर टॉपिक बहुत टफ है, पता नहीं कहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा। आईसीटी का प्रोसेस क्या है एक अलग बात है। आईसीटी वर्तमान में हमारी शैक्षिक परिदृश्य में किस प्रकार महत्वपूर्ण है दूसरी अलग बात है। हमें उस कंप्यूटर कैसे बना है उस पर नहीं जाना, हमें मेनली इस चीज पे देखना है कि हमारा शिक्षा में आईसीटी का योगदान क्या है, ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है, ऐसे कौन कौन से इस प्रकार के जो हमारी योजनाएं चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही है और इनिशिएटिव्स है। आइए आज हम देखते हैं डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पर। ये हमारा जो है आईसीटी का पार्ट 1, और यहां से मैंने पहले भी आपको अपने कोर्स में मैंने 2 आपको वीडियो दे रखे हैं, इसी पार्ट के थे, इसलिए मैंने पहले कहा था कि वो आपके काम आएंगे। कुछ बच्चों ने कहा सर उनको हटा दो, नहीं। दीक्षा और PME विद्या 100% क्वेश्चन आएगा उनमें से, जो आपको पहले ही दे दिया था मैंने, लेकिन फिर भी हम इसको एक सीक्वेंस से देखते हैं। आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये आईसीटी, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में ऐसी कौन सी संस्था है जो पूरे भारत में आईसीटी के लिए काम करती है? पहला ही बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आईसीटी की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बनाया किसको गया है? विद्यालयों में शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए इस प्रकार का जो ई कंटेंट, ई रिसोर्सेज तैयार करने वाली संस्था है कौन सी, जो इस प्रकार से पूरा काम पूरे भारत में सारे राज्यों के लिए ये कर रही है, एक समरूपता समानता के आधार पे कर रही है। और अनेकों नवाचार भी उसके द्वारा किए गए हैं, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। लगभग 9-10 नवाचार है और एक क्वेश्चन इनोवेशन का आएगा ही आएगा आपके, क्योंकि EMRS में, KV में, जहां भी इस प्रकार के जैसे ई पाठशाला का, अनेकों प्रकार का, दीक्षा का, स्वयं का, मोक्ष का अनेकों क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, बहुत बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे। तो आपने सभी ने NCERT का नाम सुना होगा। NCERT मैंने आपको पढ़ाया भी। NCERT की एक शाखा भी मैंने बताई थी, CIET, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी का ही एक पार्ट है आईसीटी, क्योंकि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लाना है तो टेक्नोलॉजी क्या होगी? विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के टीवी, रेडियो, जो आपका मोबाइल है, ऐप है, स्मार्ट क्लासें हैं, ई कंटेंट है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऑन एयर है, विभिन्न प्रकार की ये सारी एक तकनीकी का यूज हम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम NCERT, और NCERT की संगठक इकाई है CIET, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, CIET। 100% नाम भी उसका पूछा जा सकता है। आइए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे यहां पे सिलेबस में आईसीटी भी है और शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी है, दोनों वर्ड काम में आ रहे हैं। तो ये दोनों ही जगह सटीक है और हम दोनों को देखेंगे। NCERT नई दिल्ली, आपने देखा होगा इसकी स्थापना मैंने बताया था 1961 में हुई थी। NCERT नई दिल्ली की एक संगठक इकाई है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। NCERT की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, CIET की भी पूछी जा सकती है। और मान लीजिए आपसे वो कह दे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय स्तर पे मुख्य संस्थान कौन सा है, NCERT ऑप्शन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, CIET आपका उत्तर सही होगा। और CIET नहीं है तो NCERT तो उत्तर होगा ही होगा। और ये दोनों आ जाए तो फिर ये CIET, क्योंकि ये इस प्रकार से इसका केंद्रीय संस्थान है, ये रहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक स्वायत्त संगठन है NCERT के साथ, ऑटोनोमस बॉडी है एक CIET। CIET की स्थापना 1984 में। पहले इसको जो है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र और शिक्षण सहायकी विभाग, दो अलग अलग विभाग हुआ करते थे। एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर था और एक शिक्षण सहायक विभाग था। तो इन दोनों को मिलाया गया और मिला करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ET डिपार्टमेंट। और ET डिपार्टमेंट को सेंट्रल इंस्टीट्यूट के रूप में लाते हुए CIET, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। कब? 1984 में। NCERT की स्थापना 1961 में। CIET का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर
शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषतः जनसंचार माध्यम को एकल रूप अथवा संयोजन मल्टीमीडिया पैकेज में शैक्षिक अवसरों के विस्तार और शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी ये जो CIT है ये चाहता है कि विद्यालय स्तर की जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो बढ़े। इसके लिए चाहे हमें एकल रूप में या मल्टीमीडिया पैकेज के रूप में हमें कुछ करना पड़े, करना चाहिए। शैक्षिक अवसर बढ़ने चाहिए, हर बच्चे के पास अनेक विकल्प होने चाहिए पढ़ने के, और उनके आधार पे उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, फेस टू फेस पढ़ेंगे, ऑन एयर पढ़ेंगे, टीवी से पढ़ेंगे, रेडियो से पढ़ेंगे, ऐप से पढ़ेंगे। तो ये इतना सारा पढ़ने की व्यवस्था कर कौन रहा है? ये CIET कर रहा है, ये सारी व्यवस्था। CIET के मुख्य कार्य क्या है? जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका टारगेट रखा गया था प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो जुड़ ही नहीं रहे थे। तो CIT का उस समय जो मुख्य कार्य रखा कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक अधिगम प्रणालियों का डिजाइन करना। यानी और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि बच्चा क्लासरूम के अलावा और कौन से तरीकों से सीख सकता है, क्लासरूम में सिर्फ ब्लैक बोर्ड के अलावा और कौन से तरीकों से सीख सकता है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए कि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ ले। तो फिर टीवी, रेडियो, अनेकों दृश्य श्रव्य सामग्री, चलचित्र, अनेकों कठपुतलियां, अनेकों तरीकों से, तो ये सारे के सारे वैकल्पिक अधिगम प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रसार करना इसका मुख्य कार्य था कि ऐसे विकल्प देखो जिससे बच्चे और तरीकों से सीख सकते हैं। और दूसरा था लघु, मध्यम और दीर्घ, बहुत ही छोटे हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लार्ज स्तर पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना भी इसकी स्थापना के समय इसका मुख्य कार्य था। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षिक अवसर है उनको बढ़ाने के लिए कौन कौन से और विकल्प है, उन विकल्प को ढूंढना इसका काम था, और कोई शैक्षिक समस्याएं आ रही है उनको समाप्त करना इसका काम था। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET का कार्य क्षेत्र, और एक चीज ध्यान रखना, ये सारा का सारा CIET जो संस्थान है उसी के ही वहीं से ही पूरा वेबसाइट से आपको पढ़ाया जा रहा है। 100% बिल्कुल ऑथेंटिक चीज NCERT की आपके सामने आ रही है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के कार्य क्षेत्र, कौन कौन से कार्य क्षेत्र देखना, विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्यात्मक एवं पाठ्येतर, चाहे क्यूरिकुलर की हो चाहे क्यो कुरिकुलर की एक्टिविटीज हो, के संचालन को मजबूत बनाने के लिए मीडिया, सॉफ्टवेयर सामग्री, यानी मीडिया के माध्यम से सॉफ्टवेयर सामग्री अर्थात दूरदर्शन, आकाशवाणी, चाहे प्रसारण करना हो चाहे गैर प्रसारण वाली हो, ग्राफिक्स, अनेकों प्रकार के ग्राफिक्स और अन्य कार्यक्रमों का डिजाइन और निर्माण। इसका मतलब CIET। तो ET आप देखिए, आपके BEd में एक ET सब्जेक्ट हुआ करता, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और जिसमें ये दृश्य श्रव्य सामग्री और ये TLM और ये अनेकों प्रकार की चीजें आती थी, इसको बनाना। और हर एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था और राज्य स्तर की संस्था, चाहे हमारा SCRT देख लीजिए, चाहे हमारा आपका IASC देख लीजिए, CT देख लीजिए, डाइट देख लीजिए, ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। और ये सारी संस्थाएं जब कोऑर्डिनेशन में रहती है तो NCERT के CIET से समन्वय लेती है। शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग की योजनाओं को तैयार करना। आज सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजनाओं को तैयार करने वाली राष्ट्रीय स्तर की नोडल संस्था कौन सी है? CIET। आलेख निर्माण, मीडिया संचार, मीडिया निर्माण, मीडिया में शोध, तकनीकी संचालन प्रचालन, स्टूडियो की स्थापना, उपकरण की मरम्मत और रखरखाव का काम भी इसका है, क्योंकि CIET के द्वारा अनेकों प्रकार के स्टूडियो बनाए गए हैं। शैक्षिक सॉफ्टवेयर सामग्री के निर्माण और उपयोग में क्षमताओं का सृजन करना, अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर बने हैं जिनके माध्यम से हम इतना अध्ययन कर पाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों यानी जो BEd कॉलेज और टीचर्स इंस्टीट्यूशंस है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट्स के संकाय सदस्यों, शिक्षकों, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रशिक्षित करना। कितनी शानदार बात है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मामले में किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा देने वाला संस्थान है, चाहे वो SCRT हो सकता है, चाहे वो डाइट हो सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी में भी यदि शिक्षा का कोई अगर संकाय है,
यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से होता है, तो उनके लोगों को भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो वो CIET से ले सकते हैं। उनको प्रशिक्षित करने का काम इसका है। शैक्षिक तकनीकी की सामग्री में सुधार करना और उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रणाली, कोई कार्यक्रम, कोई सामग्री में अनुसंधान करना, मूल्यांकन करना, अनुवीक्षण करना, मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, ये सारे के सारे काम इस संस्था के हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कोई सुधार करना है, पुरानी हो गई, कोई प्रणाली को बढ़ाना है, कोई कार्यक्रम लाना है, कोई नई सामग्री लानी है, कोई उसकी मॉनिटरिंग करनी है, कोई उसका इवेल्युएशन करना है, किसका? ईटी का, शैक्षिक तकनीकी का। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर वितरण केंद्र या नोडल एजेंसी के रूप में, ये रहा वो 5 स्टार शानदार क्वेश्चन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी नाम आ रहा है, तो इसके आगे CI जोड़ दो ना, CIET, ये लो। अब इसने कहा राष्ट्रीय, तो ये रहा राष्ट्रीय। अब ये कह रहा एजेंसी, कौन सी एजेंसी? तो ये रहा इंस्टीट्यूशन, तो ये इसके नाम में नहीं पता चल रहा है, CIET। भारत में 5 राज्यों में जो स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे CIT सेंटर का है, ऐसे ही कुछ 5 राज्यों में SIET है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जिस प्रकार से भारत में NCERT है, वैसे ही राज्यों में SCERT है। जिस प्रकार से भारत में CIET है, वैसे ही राज्यों में SIET है। तो ये NCERT, SCERT के कोऑर्डिनेशन में काम करती है, CIET, SIET के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। यानी यदि राज्यों में भी कोई CIET, SIET बना हुआ है, तो वो CIET से कोऑर्डिनेशन सेंटर से लेगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसके कुछ मुख्य जो है वो कार्य, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। CIET के प्रमुख कार्य क्या है? क्या कार्य है? वैकल्पिक अधिगम प्रणाली। देखिए ये वर्ड आ सकता है आपके ऑप्शन में, और विकल्प देखना, क्योंकि बच्चों को जब आपको पढ़ाना है तो सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड उपयोग में लेना कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चे के जो शिक्षण हो रहा है उस शिक्षण को स्थायी बनाना है। आज पढ़ा दिया आज ही गए तो स्थायी नहीं है, उसके जीवन भर वो चीजें उसके समझ में आ जाए, क्योंकि शिक्षण को स्थायी बनाना शिक्षक का काम है। और वो कौन कौन सी प्रणालियां लेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी को काम में लेगा, कौन से विकल्प है उसके पास। जैसे आप क्लास 12 में पढ़ाने जाओगे, आप लेक्चरर बनने के बाद आपके पास एक विकल्प है किताब, एक विकल्प है आपका बोलना, एक विकल्प है आपका ब्लैक बोर्ड, एक विकल्प है आपका स्मार्ट बोर्ड, एक विकल्प है आपके पास ICT, एक विकल्प है आपके पास टीवी लगा हुआ है उसमें ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल, एक विकल्प है उसमें CIT के कोई वीडियो, एक विकल्प है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ई कंटेंट। तो ये कितने विकल्प हो गए? ऐसे विकल्प इसको ढूंढने का काम है। वैकल्पिक अधिगम प्रणालियों को डिजाइन करना, निर्माण करना और प्रसार करना, अच्छा ऑप्शन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना। अनेकों प्रकार के कार्मिक है, सारे टेक्नोलॉजी नहीं जानते, लेकिन उनको, उन पर्सोनेल्स को ट्रेनिंग देने का काम इसका काम है। राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों की गतिविधियों को सलाह और समन्वय, ये देख लीजिए, ये आ गया ना कि CIET जो होगा वो SIET को सलाह देगा और समन्वय रखेगा। NCERT के अन्य संगठनों, केंद्रों को परामर्श और मीडिया सहयोग प्रदान करना। NCERT के कौन से अन्य और 6 केंद्र जो RI है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, याद कीजिए RI एक हमारे अजमेर में भी है, शिलोंग में भी है। इस प्रकार के जो 6 RI है जो मैंने लिखवाए थे, उन सब को, जो उत्तर भारत का है, तो ये सारे के सारे, इनको भी परामर्श और देने का काम इसका है। CIET का विजन क्या है? शैक्षिक संचार व प्रौद्योगिकी में पेशेवर सुधार व प्रगति को के विभिन्न पहलुओं में राष्ट्रीय पथ प्रदर्शक, यानी नेशनल लेवल का जो है टॉर्च बेरियर्स के रूप में राष्ट्रीय पथ प्रदर्शक और अग्रणी बनना, इसका विजन है कि ICT में हम राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहेंगे, हम पेशेवर सुधार करेंगे। यानी CIET का विजन यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे मैं एक ऐसी संस्था बनूंगी जो पूरे भारत को मैं आगे का रास्ता बताने का काम करूंगी। CIET का विजन है। सिद्धांत, अनुसंधान, व्यवहार और मूल्यों की संहिता का आधार बनना, नवाचारों का उपयोग, डिजाइन के साथ संयोजन में अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक मीडिया सॉफ्टवेयर, अनेकों प्रकार के मीडिया,
केंद्र के निर्माण और प्रबंधन से प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र एकीकरण का कार्य और समाधान करना, यानी कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय पथ प्रदर्शक बनना, जिससे पेशेवर सुधार होगा और प्रगति होगी आईसीटी में, अनुसंधान होगा, डिजाइन बनेगी, नवाचार आएंगे, गुणवत्तापूर्ण मीडिया सॉफ्टवेयर बनेंगे। यह सारा का सारा इसका विजन है। और सीआईटी का मिशन क्या है, किस मिशन मोड पे काम करता है? संदर्भ व अनुसंधान, संदर्भ का मतलब यहां पे संसाधन है, संसाधन व अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के माध्यम से अर्जित विद्यालय शिक्षा मीडिया सॉफ्टवेयर के लिए एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में काम करना। ये लीजिए वापस वही क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर का पथ प्रदर्शक कौन है? सीआईटी। नोडल संसाधन केंद्र कौन है आईसीटी का? सीआईटी। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी का नोडल कौन है? सीआईटी। बात एक ही आ रही है, तो ये इसको करना है। अभिभावकों सहित बच्चों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर के डिजाइन, अनुसंधान और निर्माण में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस प्राप्त करना। और देखिए सीआईटी काम करता है अभिभावक के लिए भी, बच्चे के लिए भी, शिक्षक के लिए भी, या एजुकेटर्स के लिए भी। यानी सीआईटी सिर्फ बच्चे और शिक्षक के लिए काम नहीं, अभिभावक भी इसका उपयोग कर सकता है, एजुकेटर्स, नीति निर्माता, अनेकों विशेषज्ञ और हितधारक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अभिसारिता, कन्वर्जेंस के माध्यम से अध्यापक शिक्षा में योगदान देना। ये ईटी धीरे धीरे जो फैलेगी, इसका कन्वर्जेंस होगा, इसका जो जुड़ाव होगा वो टीचर एजुकेशन के साथ भी होगा। और आप याद कीजिए, जब टीचर एजुकेशन में आप लोगों ने बीएड की थी, इसलिए बीएड में एक पेपर होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ताकि जब शिक्षक बन रहा होता है उसी समय उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। और वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसके थ्रू आई है? सीआईटी एनसीईआरटी के थ्रू। आपके एक सब्जेक्ट के रूप में उसका कन्वर्जेंस हो गया है आपके पाठ्यक्रम। विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों और जो प्रशिक्षकों की क्षमता वर्धन करना, उनको ट्रेनिंग देना। शैक्षिक नीति निर्माताओं के साथ, ये देखो, क्योंकि नीति निर्माताओं के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखता है और उन्होंने पाठ्यक्रम में और एनईपी में भी ये डलवा दिया है। आपने देखा होगा एनईपी 2020 दीक्षा पोर्टल की बार बार बात करता है, ई लर्निंग की बार बार बात करता है, फेस टू फेस के साथ ब्लेंडेड जो है मोड आजकल आ गया कि एजुकेशन सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ब्लेंडेड मोड। मान लीजिए आप एक कक्ष में आज पढ़ाने गए, 40 मिनट का आपका पीरियड है, 20 मिनट तक आपने उदाहरण देके सारी चीजें समझा दी और फिर आपने कहा चलो बेटा अब आप इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन ये जो है यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देखते हैं या दीक्षा पोर्टल के माध्यम से। तो बच्चों ने 20 मिनट तक आपका जो है फेस टू फेस और फिर बच्चे ऑनलाइन पे आ गए। ये ब्लेंडेड मोड है, दोनों माध्यमों से शिक्षा आपने दी है। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी आईसीटी नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना कि आईसीटी शैक्षिक प्रौद्योगिकी या आईसीटी का यदि कोई समालोचना करेगा, आलोचना करेगा, चेक करेगा सही है गलत है, ये सीआईईटी का काम है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कुल मिला के आईसीटी जो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है वो सीआईईटी से जुड़ा है। तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो इसका आईसीटी है, वो सीआईईटी से जुड़ा हुआ है। बस इसके अंदर आप देख लीजिए एक ई और जुड़ गया। सीआईईटी में कितने विभाग है? 4 विभाग है। कौन कौन से? एक है आईसीटी और प्रशिक्षण विभाग, क्योंकि हमारे सिलेबस में आईसीटी भी है, प्रौद्योगिकी भी है, एसएससी डिवाइस सहायक उपकरण भी है। तो ये सारी चीजें एक साथ इसके साथ क्लियर है। आईसीटी और प्रशिक्षण विभाग है, मीडिया उत्पादन विभाग है, योजना और अनुसंधान विभाग है और एक इंजीनियरिंग विभाग है। सीआईटी में कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट। पहला आईसीटी व प्रशिक्षण विभाग के काम क्या क्या है? बड़ी बड़ी चीजें हमने ली है। शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए मल्टीमीडिया सामग्री का निर्माण करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का उपयोग बढ़ाना, शिक्षा में आईसीटी के लिए अनुसंधान का कार्य करना, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण समय समय पर प्रदान करते रहना। भारतीय विश्वविद्यालयों, देखिए ये बात आ गई, सिर्फ स्कूलों के लिए काम नहीं, ये विश्वविद्यालयों के लिए भी काम कर रहा है। भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जैसे आपका एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, स्टडीज का, ह्यूमैनिटीज के
ज्योग्राफी के, इवेंट्स के, कल्चर के, आपके गेम्स के, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही एक शिक्षा विभाग भी होता है जो बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी इन सब के लिए काम करता है। तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी में जो लोग जो एजुकेशनल पे काम कर रहे हैं, उनको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, यूनिवर्सिटी के लोगों को भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग के सदस्यों तथा एससीईआरटी, राज्यों की एससीईआरटी, आईएएससी जो पूरे भारत में 30 आईएएससी का लक्ष्य, पूरे भारत में 50 आईएएससी का लक्ष्य था, आज 30 काम कर रही है। पूरे भारत में 200 सीटीई का लक्ष्य था। हर प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है कि सदस्यों को समय समय पर आईसीटी के उपयोग और तकनीकी नवाचारों का प्रशिक्षण प्रदान करने का काम सीआईटी के द्वारा किया जाता। शिक्षा में आईसीटी पर शिक्षकों को वेब 20 टूल्स, विकी या विकी एजुकेटर्स, मैक लैब्स, ओ लैब्स, रोबोटिना आदि पर, यानी आईसीटी के कुछ टूल्स है, इन आईसीटी के टूल्स पे प्रशिक्षण देने का काम जो है वो इसका है। ओपन सोर्स सामग्री जैसे दीक्षा का निर्माण, ये दीक्षा का क्वेश्चन आएगा आपके 100%, दीक्षा पोर्टल मैंने पढ़ाया आपको। ओपन सोर्स सामग्री का निर्माण, विकास, उपयोग, जैसे आपने दीक्षा पोर्टल देखा, ई पाठशाला देखा, ये ओपन सोर्स के रूप में कोई भी विद्यार्थी भी, शिक्षक भी, अभिभावक भी और एजुकेटर्स भी इसको देख सकते हैं। ये ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन आया था ये दीक्षा का, ध्यान रखना। ओपन सोर्स का मतलब है जैसे आप यूट्यूब को खोल के आप कोई भी देख सकते हैं, उसका तो कोई हिडन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कभी भी देख सकते हो। 24/7 है, ऑनलाइन है, सुविधा के अनुसार है, अपनी भाषा में है, जिस भाषा में आप देखना चाह रहे हो, बिल्कुल ओपन सोर्स तकनीक है। ओपन सोर्स का निर्माण, विकास और उपयोग करना, देश के प्रत्येक कोने में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के मध्य आईसीटी संसाधनों का प्रसार और विस्तार करने का काम इसका है। सीआईटी का वेबसाइट रख रखाव और अपडेट करने का काम भी विभाग नंबर 1 का है। तो ध्यान रखना, आईसीटी हमारे सिलेबस में, इसलिए सारी चीजें हमें इस संस्था को पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, फेस टू फेस और दूरस्थ माध्यमों से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। इसमें स्टूडियो की स्थापना भी एक की हुई है, उसका रख रखाव और मरम्मत का काम भी करता है। मीडिया, स्क्रिप्ट डिजाइनिंग, टीवी, रेडियो, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, पपेट, मोपेट, कम लागत का टीएलएम, विभिन्न प्रकार की कठपुतलियां, ये अनेकों प्रकार की जो सामग्री है, इन सबको आईसीटी और ये जो प्रशिक्षण सामग्री है, इस प्रकार से इन सबको तैयार करने का काम ये विभाग जो है, विभाग नंबर 1 ये करता है। दूसरा है मीडिया उत्पादन विभाग। एकल या शो या विज्ञापन, कोई एकल हो सकता है, कोई शो में बहु मल्टीमीडिया हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है, कोई फिल्म हो सकती है, टीवी प्रोग्राम हो सकता है, वीडियो गेम हो सकता है, मल्टीमीडिया आदि का निर्माण करने का काम मीडिया उत्पादन विभाग का है। यानी मीडिया का मतलब जैसा टीवी आपने देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो अनेकों प्रकार का वो एक बिल्कुल वैसा का वैसा क्रिएट करने का काम मीडिया उत्पादन विभाग का। स्कूली विद्यार्थियों के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का निर्माण करना, ये दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना इसका काम है। ज्ञानवाणी रेडियो चैनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही फेमस रेडियो है, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। ध्यान रखना, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, ये कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने चलाए थे। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने जो 3 मुख्य कार्यक्रम चलाए थे, एक तो चलाया था स्माइल सबसे पहले, वो था मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर आपका ज्ञान जो है शिक्षा वाणी चला, फिर शिक्षा दर्शन चला। ये तीनों कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन आईसीटी आधारित कार्यक्रम है राजस्थान के। मैं थोड़ा सा आगे इसको बताऊंगा जब इसका दूसरा या तीसरा वीडियो आएगा, उसके अंदर राजस्थान ने कौन कौन से नवाचार किए आईसीटी और जो इन तकनीकी में। ये ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन ये भारत सरकार के, लिख लेना आप यहीं पे ही कहीं रजिस्टर में। ज्ञानवाणी रेडियो चैनल 40 एफएम केंद्रों से संचालित होता है। ये इसका प्रसारण और गैर प्रसारण दोनों माध्यम से सेवाएं देना इस डिपार्टमेंट का काम है। स्कूली और गैर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो सकता है, सिर्फ स्कूली जरूरी नहीं है, गैर स्कूली बच्चों को भी टारगेट किया गया है, ये ध्यान रखिए। कोई खेत में है, कोई घर पे है, कोई काम कर रहा है, कोई गाय भैंस चरा रहा है, कोई खेती पे काम कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई पढ़ना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, ज्ञानवर्धक है, कोई जागरूकता है, उनके लिए भी है। कक्षा कक्ष व घर पर मनोरंजन आधारित कार्यक्रम, ये लीजिए, होम बेस्ड भी है। विद्यालय शिक्षा के सभी आयु वर्ग के अनुसार कार्यक्रम, यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के लिए।
शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित इसके द्वारा किया जा रहा है। ये रहा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यानी 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के लिए। विज्ञान और गणित की सामग्री, सामाजिक विज्ञान और मानवीय की ह्यूमैनिटीज की सामग्री, शिक्षक शिक्षा और विस्तार सेवा, टीचर एजुकेशन के रूप में आपने ट्रेनिंग ली, उनके लिए काम करता है। विशेष आवश्यकता वाले समूह, ये रहा CWSN के लिए काम करता है। महिला अध्ययन के लिए काम करता है और मूल्य शिक्षा के लिए भी ये काम करता है। अनेकों प्रकार के आपने देखा होगा कई बार कि आइए सखी कार्यक्रम, महिला बहनों के लिए कार्यक्रम, तो इस प्रकार से महिला अध्ययन के भी काम ये करता है। प्रतिवर्ष लगभग 100 शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रम इसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम आधारित और ज्ञानवर्धन आधारित कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। शिक्षक व विद्यार्थी दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसारण, DD दूरदर्शन और ज्ञान दर्शन, ये दीजिए ज्ञान दर्शन। ये दूसरा जो है ये है ज्ञान दर्शन। वो क्या था? वो था ज्ञान वाणी। तो ज्ञान वाणी, वाणी, ज्ञान वाणी, वाणी यानी रेडियो आकाशवाणी, ज्ञान दर्शन, दर्शन यानी दूरदर्शन टीवी से। तो ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी इन दोनों के लिए काम करने वाला CIT है, NCERT है। प्रतिवर्ष लगभग 200 शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम, देखिए यहां पे 1000 तो ऑडियो कार्यक्रम है। ये ऑडियो कार्यक्रम है यानी सुनने वाला है, और ये देखने वाले हैं 200। प्रति सप्ताह 3 घंटे का लाइव प्रसारण भी इसके द्वारा जो ज्ञान दर्शन है उस पर लगभग दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम इसके जो है आयोजित किए जाते हैं। डेजी बुक, ये वैसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगा लेकिन मैंने यहां लिख दिया डेजी, दिव्यांग जनों के लिए 100% मान के चलना अच्छा क्वेश्चन एक डेजी बुक का आपके बन सकता है। क्या है ये डेजी बुक? डेजी बुक की वैसे फुल फॉर्म देखें तो डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है डेजी, लेकिन सीधा सा आ जाए डेजी तो दिव्यांग जनों के लिए है। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, SY एक साथ लिया है, सिस्टम डेजी, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी। ऑडियो बुक, कौन सी बुक है? ऑडियो है, सुनने वाली बुक है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल। क्वेश्चन आ जाए CWSN बच्चों के लिए जो ऑडियो बुक NCERT ने तैयार की है, नाम क्या है? डेजी। डेजी क्या है? CWSN बच्चों की ऑडियो बुक है। CWSN बच्चों के लिए डेजी बुक एम्बेडेड नेविगेशंस की, देखिए नेविगेशन पे काम कर रही है, ये एम्बेडेड नेविगेशंस की सुविधा है जिससे पढ़ने वाला पाठक किसी भी भाग पर तुरंत पहुंच सकता है। जैसे सामान्य व्यक्ति, हम किताब पढ़ते पढ़ते अरे यार सही नहीं है, चलो 56 नंबर पेज पे, यानी 156 पे चलो, नहीं ठीक ठीक 200 पे चलो, कोई से भी चलेगा, ऐसे इसमें भी जाया जा सकता है क्योंकि यही है एम्बेडेड नेविगेशन। एम्बेडेड नेविगेशन इसके साथ इनबिल्ट है। डेजी बुक में पाठ, पेज, पैराग्राफ आदि को ऑडियो फाइलों के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। पाठक एरो कीज, जो एरो कीज होती है ऊपर नीचे करने की, टेब या अन्य कंट्रोल का उपयोग कर नेविगेट कर सकता है किसी भी माध्यम से। इसमें एम्बेडेड नेविगेशन इसके साथ लगा हुआ है। NCERT के CIT विभाग द्वारा डेजी बुक का निर्माण दिव्यांग जनों के लिए किया गया है। पूछा जा सकता है ये डेजी बुक। तीसरा है योजना और अनुसंधान विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, संस्था के सलाहकार बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी बोर्ड यानी NCERT के, कार्यक्रम और सलाहकार समिति यानी पैक की जो मीटिंग होती है, NCERT के द्वारा अनुमोदित शैक्षिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और निगरानी। चाहे कोई राष्ट्रीय संस्था कहे, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहे, कोई शिक्षा मंत्रालय कहे, कोई NCERT की कोई एक बड़ी एडवाइजरी बोर्ड है वो कहे कि ये प्लानिंग करनी है, तो ये प्लानिंग करने का काम तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि प्लानिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट इसका नाम है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार व राज्यों के SIET के साथ सहयोग करता है। कौन सा डिपार्टमेंट? योजना और अनुसंधान विभाग राज्यों के साथ समन्वय भी रखता है। रणनीति निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग का काम भी यह डिपार्टमेंट करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रशिक्षण की योजना बनाना, क्योंकि इसका नाम ही अनुसंधान है तो अनुसंधान का काम भी करेगा। आइए चौथा, इंजीनियरिंग विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक अनूठी और प्रतिष्ठित पहल PME विद्या का संचालन वर्ष 2020 से किया जा रहा है। PME विद्या का बहुत शानदार वीडियो मैंने आपको दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन, जैसा NCERT ने बताया वैसा का वैसा। इसलिए आप कुछ बच्चों ने कहा सर उसको हटा दीजिए, इसलिए मैं नहीं हटाया। 100% क्वेश्चन आएगा PME विद्या और दीक्षा में से आपके क्वेश्चन आएगा, मैं आज ही कह देता हूं आपको।
तो इसलिए ये पीएमई विद्या एक बहुत ही बेहतरीन पहल है, 2020 में इसको शुरू किया गया था, जिसके तहत एक कक्षा एक चैनल, 1 क्लास 1 चैनल, टोटल कितने चैनल? 12। ये ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 12 क्लास होगी तो हर क्लास का एक डेडिकेटेड चैनल। यदि टीवी पे किसी क्लास का कोई डेडिकेटेड चैनल है तो वो पीएमई विद्या के तहत है। दूरदर्शन पे राजस्थान को भी इस प्रकार के चैनल मिले हुए हैं। तो 1 क्लास 1 एक चैनल के रूप में यह अवधारणा, 1 क्लास 1 चैनल, एक कक्षा एक चैनल के रूप में 12 डीटीएच चैनल पर कक्षा 1 से 12 के लिए सामग्री प्रसारित करता है इंजीनियरिंग विभाग। एनसीईआरटी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सामग्री प्रसारण करने का काम करता है इंजीनियरिंग विभाग। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम जैसे कला उत्सव, योगा ओलंपियाड या अन्य कोई भी राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को सभी राज्यों में सभी विद्यार्थियों तक स्ट्रीम करना, प्रसारित करना, ऑनलाइन भेजना, यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का काम भी इस विभाग का है। स्ट्रीमिंग करना, एफएम रेडियो चैनल के लिए रिकॉर्डिंग सुविधा भी करना, सामुदायिक रेडियो, इंटरनेट रेडियो की सुविधा बनाना, लाइव कार्यक्रमों का प्रसारण करने का काम इस विभाग का। आइए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी सीआईईटी के नवाचार। इसको 5 स्टार भी क्यों, 7 स्टार क्यों नहीं लगा लेते? क्वेश्चन आएगा इनिशिएटिव का 100%। जितने भी ऑनलाइन जो इस प्रकार के नवाचार किए गए, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए पीएमई विद्या मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स में करवा रखा है। दीक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दीक्षा का भी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद कीजिए 2017 का, जिसमें हर शिक्षक जो है यदि एक ऑथेंटिक कंटेंट देखना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकता है। तो 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म की अवधारणा के साथ, एक राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म की अवधारणा के साथ इसको तैयार किया गया। नेशनल लेवल का टीचर्स प्लेटफॉर्म है, चॉइस × 7 है। पूरी स्कूल शिक्षा की सामग्री जो है इस पोर्टल के ऊपर आपको मिलेगी, इस ऐप के ऊपर मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग का। मान लीजिए आज यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखते हो, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी भी वीडियो की, भी सही है गलत है, जिसने जो जैसा बना लिया ठीक है, बना के डाल दिया इस पे। लेकिन यदि पूरे भारत में स्कूलों में कोई कंटेंट देना है तो ऐसे ही थोड़ी दे दिया जाएगा। वो कंटेंट पहले एनसीईआरटी के पास जाता है, एनसीईआरटी देखता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार है क्या, लर्निंग आउटकम के अनुसार है क्या, सही बनाया है क्या, लैंग्वेज सही है क्या, वर्तमान के पाठ्यक्रम के अनुसार है क्या, बच्चों को बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो है उनका लर्निंग आउटकम को क्लियर कर देगा क्या, इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। तो एनसीईआरटी उस पूरे जो है वीडियो को चेक करता है और फिर दीक्षा पोर्टल पे डालता है, और फिर पूरे भारत का कोई भी बच्चा, शिक्षक, एजुकेटर, हितधारक, अभिभावक देख सकता है। यह है दीक्षा पोर्टल। वीडियो बहुत अच्छा दिया हुआ मैंने आपको, इन दोनों के वीडियो और पीडीएफ आपके पास है। ई पाठशाला, ये आज हम देखेंगे, अभी देखेंगे ई पाठशाला। निष्ठा, कोरोना काल में एक निष्ठा कार्यक्रम चला था जो शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। शिक्षकों और संस्था प्रधानों, स्कूल हेड्स का ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था, कि पूरे भारत के शिक्षकों को एक जैसी ट्रेनिंग देनी है। आज राजस्थान में कुछ और ट्रेनिंग, पंजाब में कुछ और ट्रेनिंग, हरियाणा में कुछ और ट्रेनिंग, एमपी में कुछ और ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी ने कहा कि क्यों हम पूरे भारत के शिक्षकों को एक जैसी ट्रेनिंग दे, कि अगर ईसीसी पे छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो ये तरीके हैं, एफएलएन पढ़ाना है तो ये तरीके हैं, समावेशी पढ़ाने शिक्षा तो ये तरीके हैं, वोकेशनल की शिक्षा देनी है तो ये तरीके हैं। तो ये एक समरूपता के आधार पे पूरे भारत का एक जैसा प्रशिक्षण, चाहे वो शिक्षक को मिले, चाहे स्कूल हेड्स को यानी संस्था प्रधान को मिले, उसका नाम था निष्ठा। ये भी हम देखेंगे। मूक और संवयम, ये अनेकों प्रकार के इस प्रकार की इसमें जो है चीजें हम मूक और स्वयं में भी देखेंगे। एनसीएफ टेक प्लेटफॉर्म, एनसीएफ हमारा जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 और 23, इसका एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे आपको मिलेगा। विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके, इसमें से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिल सकता है कि आज एनसीईआरटी के विद्या समीक्षा केंद्र में बैठा बैठा कोई भी वहां का अधिकारी ये देख सकता है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बच्चों के लर्निंग आउटकम कैसे हैं, और वो भी रियल टाइम में, एकदम जैसा है वैसा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से पूरे भारत के विद्यालयों के शिक्षकों के और विद्यार्थियों के आंकड़े रियल टाइम में वहां पहुंच रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रिया, अच्छा है, बहुत शानदार, आ सकता है।
प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर्स, ये तो हमारे लिए बिल्कुल CWSN बच्चों की वॉरियर्स है प्रिया के नाम से। इस प्रकार का एक जो है कॉमिक बुक हमारे पास आई हुई है जो इन एक्सेसिबिलिटी वाले जो है बच्चे, हमारे डिसेबिलिटी वाले बच्चों की एक वॉरियर्स है प्रिया, उसके नाम से यहां पे आई हुई है। एक AI शाखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा भी आजकल आई है, और एक डेजी, मैंने अभी आपको बताया डेजी इस प्रकार की जो है जो बुक्स है जो बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स। तो ये इसके अलावा और भी ICT आधारित और भी बहुत सारे नवाचार है जो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है वो NCERT ने किए हैं, वो मंत्रालय ने कर दिए, किसी और विभाग ने कर दिए, वो कोई IIT ने कर दिए, वो भी हम आपको साथ साथ में यहां पे अगला जो वीडियो होगा पूरे भारत के शिक्षा में जो ICT इनोवेशंस, कंटेंट, कोई नवाचार, कोई योजना है तो वो सारी यहां पे बताई जाएगी। आइए हम चलते हैं, पहली और दूसरी तो हमने देख ही ली थी, हमने वीडियो मिला हुआ है, हम देखते हैं सीधा सीधा तीसरी से पाठशाला से, क्योंकि पहली और दूसरी आपको बिल्कुल मैंने पहले से ही करवाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं बताना जा रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में बड़े हैं। पाठशाला डिजिटल इंडिया अभियान जो 2015 में चला था, डिजिटल इंडिया अभियान ने शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ICT के व्यापक उपयोग का बढ़ावा दिया। पाठशाला की शुरुआत नवंबर 2015 में, यानी जब डिजिटल इंडिया अभियान चला तो इसमें बात आई थी कि सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन किया जाए, तो बात आई कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी तो डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, पढ़ने पढ़ाने की चीजें भी तो ऑनलाइन हो सकती है, हमारा पूरा पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम किताबें भी तो ऑनलाइन हो सकती है। बस यहीं से वो शुरुआत थी नवंबर 2015 से पाठशाला, यानी हमारी पाठशाला अब ऑनलाइन होगी। कब से? नवंबर 2015 से। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD था, आजकल इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। 2020 की NEP के बाद ने NCERT के साथ इस संयुक्त पहल की शुरुआत की थी। NCERT की संगठक इकाई थी एक CIET, वही CIET जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा इस पे काम किया गया, क्योंकि ये भी एक टेक्नोलॉजी का काम था। पाठशाला का मुख्य उद्देश्य NCERT की पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो वीडियो पत्रिकाओं, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, कोई पत्रिकाएं, कोई प्रिंट, कोई गैर प्रिंट हो ही नहीं रखी है, ऐसी अधिगम सामग्री को शैक्षिक संसाधन, एजुकेशनल रिसोर्सेज के रूप में विकसित करना था। यही वो क्वेश्चन हो सकता है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक संसाधन के रूप में 2015 में जो योजना चालू की थी उसका नाम क्या था? पाठशाला। पाठशाला कब, किसने और क्यों? डिजिटल इंडिया कैंपेन को ध्यान में रखते हुए NCERT की सारी किताबें ऑडियो वीडियो प्रिंट जैसे भी फॉर्मेट में थी, इन सब को रिसोर्सेज के रूप में तैयार करने की जो योजना थी वो पाठशाला थी। पाठशाला का उपयोग कौन कर सकता है? विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि मोबाइल फोन और टैबलेट यानी EPUB के रूप में और वेब से, लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से फ्लिप बुक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। EPUB के रूप में भी हो सकता है और फ्लिप बुक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, एजुकेटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। पाठशाला का उपयोगकर्ता को कई किताबें ले जाने की अनुमति देता है, क्योंकि उनका डिवाइस सपोर्ट करता है। इन पुस्तकों की विशेषताएं उपयोगकर्ता को पिंच करने, चयन करने, जूम करने, बुकमार्क करने, हाईलाइट करने, नेविगेट करने, साझा करने, बुक्स को साझा भी कर सकता है, और डिजिटल रूप में नोट्स बनाने की अनुमति देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ की पाठशाला की विशेषताएं। जूम कर सकते हो, चयन कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, साझा कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ये सारी सुविधाएं देता है। पाठशाला का उपयोग कौन करेगा? छात्र करेगा, शिक्षक करेगा, अभिभावक करेगा, विशेषज्ञ करेगा, प्रशासन करेगा, एजुकेटर्स करेगा, यानी हमारे संस्था प्रधान भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पाठशाला मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके पाठशाला पर किताबें पढ़ी जा सकती है। एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये पाठशाला की विशेषताएं, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन, इसकी विशेषता बहुत सिंपल सी है लेकिन क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। क्या है? सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित, यानी समान अवसर मिलेगा, चाहे वो भारत में कहीं पर भी हो, गांव धाणी कहीं बैठा हो, उसको भी ये इस प्रकार से जो है लाभ प्राप्त दिया जाएगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी वो लाभान्वित होंगे। गुणवत्तापूर्ण सामग्री तक सभी समान रूप से पहुंच होगी।
भौतिक पुस्तकों पर निर्भरता कम करना और डिजिटल पहुंच, डिजिटल एक्सेस को बढ़ाना, 24x7 ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराना, पर्यावरण अनुकूल कागज की बचत करना, समावेशी शिक्षा के लिए भी सुगम्य सामग्री उपलब्ध कराना डेजी बुक के रूप में, बहुभाषी सामग्री उपलब्ध कराना, अनेक भाषाओं में किताबें देना, एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12 तक की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें पीडीएफ और ईपब प्रारूप में उपलब्ध कराना, एनिमेटेड और रिकॉर्डेड वीडियो और ऑडियो रूप में भी उपलब्ध कराना, ईपब प्रारूप में पुस्तकों को जूम इन, आउट, टेक्स्ट टू स्पीच, बुकमार्क और नोट्स बनाने की सुविधा देना, क्रॉस प्लेटफॉर्म उपलब्धता के रूप में वेब पोर्टल के साथ साथ एंड्रॉइड, एप्पल आईओएस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध कराना, छात्र, शिक्षक, अभिभावक व विशेषज्ञ के उपयोग हेतु उपलब्ध होना, निःशुल्क व ओपन सोर्स, कोई भी कभी भी काम में ले सकता है, पीएमई विद्या के साथ इसका संयोजन किया हुआ है, एनईपी 2020 का यह समर्थन करता है, डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की बात करता है, क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे आप अध्ययन सामग्री पे जा सकते हो। मान लीजिए आपके सामने ई पाठशाला में वो किताब खुल गई, किताब पे क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए और चले जाइए, पढ़ाइए। क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हो और सामग्री चयन बड़ा आसान है, कक्षा, माध्यम और विषय चुन लीजिए और सामग्री तक पहुंच जाइए। सभी के लिए साझा करने वाली, कभी भी इसको उपयोग कर सकते हैं, 24x7, सभी के लिए आसान इसकी पहुंच। तो ये था आज का हमारा इसका आईसीटी का पहला पार्ट ए। कल जो वीडियो मिलेगा उसमें आगामी जितनी भी जो सारी जो योजनाएं जो महत्वपूर्ण मैंने बताई है सीआईटी की, और इसके अलावा भारत में शिक्षा में जो भी और हमारे समावेशी बच्चों के लिए जो भी, वो सारी बताई जाएगी। थैंक यू। इसी प्रकार से जुड़े रहें डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप। इसका PDF अभी आपको इसके साथ साथ ही मिल जाएगा। थैंक यू।